नमस्कार। आज हम आधुनिक भारतीय इतिहास की थोड़ी गहरी पड़ताल करने वाले हैं। हमारे पास इतिहास की एक जानी मानी किताब के कुछ हिस्से हैं और हमारा मकसद है घटनाओं को एक क्रम में समझना, खासकर उनके लिए जो इस विषय को कह सकते हैं पहली बार समझ रहे हैं। हम देखेंगे कैसे मुगल साम्राज्य कमजोर हुआ, फिर यूरोप की ताकतें कैसे आईं और कैसे भारत पर ब्रिटिश राज कायम हुआ, और फिर आज़ादी की लड़ाई और 1947 तक का सफ़र। तो शुरू करें। बिल्कुल। और ये समझना ज़रूरी है, जैसा आपने कहा, कि ये सिर्फ घटनाओं की लिस्ट नहीं है। हमें ये देखना है कि कैसे एक पूरा सिस्टम, एक ढांचा चरमरा गया, बाहरी ताकतों ने उन कमज़ोरियों का फ़ायदा कैसे उठाया और उसके नतीजे क्या निकले। मतलब सिर्फ क्या हुआ नहीं, बल्कि क्यों और कैसे हुआ, उस पर ध्यान देना होगा। सही कहा। तो कहानी शुरू होती है 18वीं सदी की शुरुआत से, मुगल साम्राज्य के ढलान से। औरंगजेब के आखिरी दिनों में शायद नींव हिलने लगी थी। हाँ, हालांकि 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हुई, तब भी मुगल प्रशासन और सेना कागज पर तो मजबूत दिखते थे। पर उसके बाद जो बादशाह आए, वो उतने काबिल नहीं थे, कमजोर थे। अच्छा। और मुगल दरबार, वो तो गुटबाजी और साजिशों का गढ़ बन गया था। मिसाल के तौर पे वो सैयद बंधु थे, जिन्हें किंग मेकर्स कहा जाता था। हाँ, सुना है उनके बारे में। उन्होंने पहले फर्रुखसियर को बादशाह बनाया, फिर कुछ ही सालों में 1719 में उसे हटा के मरवा भी दिया। तो आप सोच सकते हैं कि बादशाह की असली ताकत कितनी रह गई होगी। यानी कंट्रोल अमीरों के हाथ में जा रहा था। और फिर मोहम्मद शाह का लंबा दौर आया, 1719 से 48 तक। ये शायद साम्राज्य को संभालने का एक मौका था, पर वो भी नाकाम रहा। हाँ, कोशिशें तो हुई, पर मोहम्मद शाह भी कह सकते हैं उतने असरदार साबित नहीं हुए। और यहीं पर निजामुल मुल्क जैसे जो काबिल और ताकतवर सूबेदार थे, वो दिल्ली के इन झगड़ों से बादशाह की कमजोरी से तंग आ गए। निजाम ने पहले वजीर बनकर हालात सुधारने की कोशिश की, पर जब वो नाकाम रहे तो 1724 में वो दक्कन चले गए और वहां उन्होंने हैदराबाद राज्य की नींव डाली। एक तरह से ये मुगल साम्राज्य के बिखरने की औपचारिक शुरुआत थी। अच्छा, तो ये सिर्फ बादशाह की नाकामी नहीं थी, मतलब पूरी व्यवस्था में ही कुछ दिक्कतें थीं। वो जागीरदारी संकट का जिक्र आता है अक्सर, वो क्या था? हाँ, जागीरदारी संकट एक बहुत बड़ी समस्या थी। देखिए, जो मनसबदार होते थे, अधिकारी, उन्हें तनख्वाह के बदले जमीन यानी जागीर मिलती थी। अब हुआ ये कि देने के लिए अच्छी जागीरें कम पड़ गईं या उन पर कंट्रोल कमजोर हो गया, तो अमीरों में होड़ मच गई अपनी जागीर बचाने की, दूसरों की हथियाने की। इससे गुटबाजी और बढ़ी, वफादारी कम हुई। और इसी बीच बंगाल, अवध, पंजाब जैसे सूबे नाम के लिए तो मुगल थे, पर असल में वो लगभग आजाद हो गए थे, अपने नवाब, अपने शासक। और इसी बिखराव, इसी कमजोरी का फायदा उठाकर बाहर से हमला हुआ नादिर शाह का 1739 में। ये तो बहुत बड़ा झटका लगा होगा। बहुत बड़ा। करनाल की लड़ाई में मुगल सेना बुरी तरह हारी। फिर नादिर शाह दिल्ली आया, भयानक कत्लेआम मचाया और लूट, कहते हैं करीब 70 करोड़ की लूट थी वो। 70 करोड़ उस जमाने में? जी, जिसमें वो मशहूर कोहे नूर हीरा और शाहजहां का तख्ते ताउस यानी मयूर सिंहासन, वो भी शामिल था। इस हमले ने मुगल साम्राज्य की बची खुची सैन्य और आर्थिक ताकत और इज्जत सब खत्म कर दी। और ये साफ हो गया कि अंदरूनी कमजोरी बाहरी हमलों को कैसे दावत देती है। और ये साफ हो गया कि मुगल साम्राज्य तो अब बस नाम का रह गया, और उसकी जगह कौन ले रहा था? हैदराबाद, बंगाल, अवध का जिक्र तो हुआ, मैसूर भी एक अहम ताकत थी। बिल्कुल। मैसूर में हैदर अली और फिर उनके बेटे टीपू सुल्तान, ये बहुत योग्य शासक थे। हाँ, टीपू सुल्तान के बारे में काफी कुछ सुना है। वो काफी आधुनिक सोच वाले थे, है ना? हाँ, टीपू वाकई में असाधारण थे। उन्होंने अपनी फौज को यूरोपीय तर्ज पर संगठित करने की कोशिश की, खेती, व्यापार, उद्योग में नए तरीके अपनाए, नेवी बनाने की भी सोची उन्होंने। उन्हें फ्रांसीसी क्रांति में दिलचस्पी थी, श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का पेड़ लगाया। अच्छा। और शायद वो अकेले भारतीय शासक थे उस वक्त जिन्होंने अंग्रेजों से आने वाले खतरे को पूरी तरह समझ लिया था। दूसरी तरफ पश्चिम में मराठी भी बहुत ताकतवर हो गए थे पेशवाओं के दौर में। हाँ, खासकर बाजीराव प्रथम के समय मराठा शक्ति चरम पर पहुंची। उन्होंने मुगल इलाकों पर काफी नियंत्रण कर लिया था। लेकिन फिर वो 1761 की पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई, अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ। जी, पानीपत की हार मराठों के लिए एक जबरदस्त, बहुत बड़ा धक्का था।
इससे उनकी पूरे भारत पर एक मराठा साम्राज्य बनाने की जो महत्वाकांक्षा थी उसको गहरा झटका लगा। हालांकि बाद में महाजी सिंधिया और नाना फडणवीस जैसे नेताओं ने मराठा ताकत को कुछ हद तक संभाला जरूर, लेकिन उनमें आपसी झगड़े बहुत थे और शायद वो दूर तक की नहीं सोच पाए, अक्सर आपस में ही लड़ते रहते थे। अच्छा, तो ये तो राजनीतिक उथल-पुथल थी। उस दौर के समाज और अर्थव्यवस्था के बारे में क्या कह सकते हैं? भारत व्यापार में तो काफी आगे था शायद। कपड़े, मसाले। हाँ, बिल्कुल। भारत सूती और रेशमी कपड़ों, चीनी, जूट, मसालों का एक बड़ा उत्पादक था। दुनिया भर में इनकी मांग थी और इस व्यापार के बदले भारत में सोना चांदी आता था। लेकिन खेती के तरीके वो वही पुराने थे, तकनीकी रूप से पिछड़े हुए। हालांकि किसान बहुत मेहनती थे, पर ये जो लगातार लड़ाइयाँ हो रही थीं, लूटमार हो रही थी, जैसे नादिर शाह ने दिल्ली लूटा या मराठों ने सूरत को कई बार लूटा, इससे व्यापार और उद्योग को बहुत नुकसान पहुंचा। सुरक्षा नहीं थी मतलब। बिल्कुल। और शिक्षा की बात करें तो उच्च शिक्षा पारंपरिक थी, संस्कृत पाठशालाएं, फारसी मदरसे। लेकिन जो नई दुनिया बन रही थी, विज्ञान, तकनीक, उस क्षेत्र में भारत पश्चिम से काफी पीछे छूट रहा था। और ये पिछड़ापन बाद में भारी पड़ा होगा। निश्चित रूप से। सामाजिक तौर पर देखें तो जाति व्यवस्था बहुत मजबूत थी, खासकर हिंदुओं में। महिलाओं की स्थिति भी ज्यादा अच्छी नहीं थी, पुरुषों के अधीन ही थी। हालांकि अपवाद भी थे, जैसे अहिल्याबाई होलकर एक बेहतरीन प्रशासक थीं वो। लेकिन सती प्रथा, बाल विवाह जैसी कुरीतियां भी थीं। हाँ, वो भी थीं। सती प्रथा, बाल विवाह, दहेज, ये सब समस्याएं थीं। पर एक दिलचस्प बात यह है कि इतनी उथल-पुथल के बावजूद कहते हैं हिंदू मुस्लिम संबंध आमतौर पे अच्छे थे। हाँ, ये एक जरूरी बात है। देखिए, राजनीति में धर्म का ज्यादा दखल नहीं था। शासक और सरदार अपनी सत्ता के लिए गठबंधन बनाते थे। ये नहीं देखते थे कि सामने वाला हिंदू है या मुसलमान। और आम लोगों के स्तर पर भी और ऊंचे तबके में भी संस्कृति में काफी मेल जोल था। त्योहार साथ मनाना, रीति रिवाजों का असर एक दूसरे पर पड़ना, ये सब आम था। चलिए अब यूरोपीय शक्तियों पर आते हैं। पुर्तगाली सबसे पहले आए, वास्को डी गामा 1498। उनका मकसद सिर्फ व्यापार था, मसालों का। हाँ, मुख्य मकसद तो मसालों का व्यापार ही था, जिस पर पहले अरब और वेनिस के व्यापारियों का कब्जा था। वो उस कब्जे को तोड़ना चाहते थे। लेकिन वो सिर्फ व्यापारी नहीं रहे, उन्होंने लूटपाट भी की और जबरन धर्म परिवर्तन भी कराया। ओह! इसकी वजह से वो यहाँ बहुत ज्यादा लोकप्रिय नहीं हो पाए और उनकी ताकत भी धीरे धीरे कम हो गई। उनके बाद डच आए, फिर अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी बनी 1600 में। उनकी रणनीति के अलग थी पुर्तगालियों से। अंग्रेज ज्यादा कह सकते हैं चालाक और दूरदर्शी साबित हुए। उन्होंने सिर्फ जोर जबरदस्ती पर भरोसा नहीं किया, उन्होंने व्यापार, कूटनीति और जरूरत पड़ने पर लड़ाई, तीनों का इस्तेमाल किया। जैसे सर थॉमस रो ने 1619 में मुगल बादशाह जहांगीर से एक शाही फरमान हासिल कर लिया। हाँ, ये तो बड़ी बात है। जी, इससे उन्हें पूरे मुगल साम्राज्य में फैक्ट्रियां लगाने और व्यापार करने की इजाजत मिल गई। ये एक बड़ी कूटनीतिक जीत थी। और फिर उनका मुकाबला हुआ फ्रांसीसियों से, भारत में ही। वो कर्नाटक युद्धों का जिक्र आता है। हाँ, 18वीं सदी के मध्य में भारत में कौन ज्यादा ताकतवर होगा, इसके लिए अंग्रेजों और फ्रांसीसियों में कई लड़ाइयां हुई। इन्हें कर्नाटक युद्ध कहते हैं। शुरुआत में फ्रांसीसी गवर्नर थे डुप्ले, वो काफी कामयाब रहे। अच्छा। हाँ, उन्होंने भारतीय रजवाड़ों के झगड़ों में दखल देकर अपनी ताकत बढ़ाने का तरीका खोज लिया था। लेकिन आखिरकार अंग्रेजों के संसाधन और उनकी नौसेना बेहतर साबित हुई और जीत अंग्रेजों की हुई। इन लड़ाइयों से अंग्रेजों ने ये भी सीख लिया कि भारतीय राजाओं की आपसी फूट का फायदा कैसे उठाया जाए और भारतीय सैनिकों को यूरोपीय तरीके से ट्रेनिंग देकर कैसे इस्तेमाल किया जाए। बिल्कुल। और फिर आया वो साल 1757, प्लासी का युद्ध। इसे एक टर्निंग पॉइंट माना जाता है। क्यों? प्लासी वाकई एक निर्णायक मोड़ था। हालांकि ये कोई बहुत बड़ी लड़ाई नहीं थी, ये लड़ाई से ज्यादा एक साजिश थी। रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल के नवाब सिराज-उद-दौला के सेनापति मीर जाफर उसको अपनी तरफ मिला लिया था। हाँ, गद्दारी की कहानी। जी, तो लड़ाई तो बस नाम की हुई। मीर जाफर की सेना लड़े ही नहीं। जीत के बाद अंग्रेजों ने मीर जाफर को नवाब बना दिया, लेकिन असली ताकत यानी फैक्ट्री नियंत्रण अब कंपनी के हाथ में आ गया। ये भारत में उनके राजनीतिक दबदबे की कह सकते हैं असली शुरुआत थी। और इसके कुछ साल बाद 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। इसका क्या महत्व था प्लासी के मुकाबले? बक्सर की लड़ाई देखिए प्लासी से भी ज्यादा अहम मानी जाती है। क्यों?
क्योंकि इसमें अंग्रेजों ने सिर्फ बंगाल के भगोड़े नवाब मीर कासिम को नहीं हराया, बल्कि उनके साथ अवध के नवाब शुजाउद्दौला और खुद मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, इन तीनों की मिलीजुली सेना को हराया था। ओह, यानी मुगल बादशाह को भी हरा दिया। हाँ, ये एक बड़ी सैन्य जीत थी और इस जीत के बाद 1765 में क्लाइव ने मुगल बादशाह से बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी हासिल कर ली। दीवानी, इसका ठीक मतलब क्या था? दीवानी मतलब इन तीनों सूबों से लगान यानी टैक्स वसूलने का अधिकार। ये बहुत बहुत बड़ी बात थी। अब कंपनी सिर्फ एक व्यापारिक कंपनी नहीं रही, उसके पास पैसा भी था, ताकत भी थी और एक बहुत बड़े और अमीर इलाके का राजस्व भी था। अब कहा जा सकता है कि बक्सर के बाद ही भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की असली नींव पड़ी और अंग्रेजों ने ये भी साबित कर दिया कि उनकी छोटी, अनुशासित और आधुनिक हथियारों वाली सेना भारतीय सेनाओं से कहीं बेहतर लड़ सकती है। तो प्लासी और बक्सर के बाद खासकर बंगाल में कंपनी का राज शुरू हुआ। इसे खुली और बेशर्म लूट का दौर भी कहा गया है। ऐसा क्यों? बिल्कुल सही कहा गया है। प्लासी के बाद कंपनी के जो कर्मचारी थे और खुद कंपनी, उन्होंने बंगाल को बुरी तरह लूटा। नवाब तो बस नाम का था, असली ताकत कंपनी के पास थी। कंपनी के कर्मचारी अपना निजी व्यापार करते थे, नवाब के अफसरों से जबरदस्ती तोहफे वसूलते थे। क्लाइव खुद यहाँ से बेशुमार दौलत लेकर इंग्लैंड गया था। यहीं से वो ड्रेन ऑफ वेल्थ की बात शुरू होती है, भारत से धन का निकास। हाँ, यहीं से वो प्रक्रिया शुरू हुई। भारत का पैसा, भारत की दौलत अलग अलग तरीकों से ब्रिटेन जाने लगी और इस पैसे ने ब्रिटेन में जो औद्योगिक क्रांति हो रही थी उसको फाइनेंस करने में, उसको आगे बढ़ाने में बहुत मदद की। बाप रे, यानी भारत के पैसे से ब्रिटेन अमीर हो रहा था? बिल्कुल। और जब ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति जोरों पर आ गई 1813 के बाद, तो भारत की भूमिका बदल गई। कैसे? अब ब्रिटेन की फैक्ट्रियों को चाहिए था कच्चा माल, जैसे कपास, तो भारत बन गया कच्चे माल का सप्लायर। अच्छा। और उन फैक्ट्रियों में जो माल बनता था, जैसे कपड़ा, उसे बेचने के लिए चाहिए था बाजार। तो भारत बन गया ब्रिटेन के तैयार माल का बाजार। और इसके लिए इन्होंने क्या किया? उन्होंने मुक्त व्यापार, फ्री ट्रेड की नीति अपनाई। मतलब ब्रिटेन का माल भारत में बिना किसी खास टैक्स के आने लगा। नतीजा क्या हुआ? ब्रिटेन का सस्ता, मशीन से बना कपड़ा भारत में भर गया। और भारत के जो पुराने कारीगर थे, बुनकर थे, उनका बनाया महंगा हाथ का कपड़ा बिकना बंद हो गया। भारतीय हस्तशिल्प उद्योग तबाह हो गए। ये तो बहुत बड़ा सामाजिक और आर्थिक बदलाव था। लाखों लोग बेरोजगार हो गए होंगे। हाँ, लाखों लोग। और सिर्फ यही नहीं, अंग्रेजों ने जमीन से लगान वसूलने के तरीके भी बदले। हाँ, वो स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी, महलवाड़ी, ये सब क्या था संक्षेप में? देखिए, इनका मूल मकसद एक ही था, ज्यादा से ज्यादा लगान वसूलना और नियमित रूप से वसूलना। बंगाल में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में स्थायी बंदोबस्त लागू किया। इसमें जमींदार को जमीन का मालिक मान लिया गया और सरकार को दिया जाने वाला लगान हमेशा के लिए फिक्स कर दिया गया। सुनने में तो ठीक लगता है, पर लगान की दर इतनी ऊंची रखी गई कि बहुत सारे पुराने जमींदार भी उसे चुका नहीं पाए और उनकी जमीनें नीलाम हो गईं। और किसानों का शोषण तो और बढ़ गया। दक्षिण भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था आई, जहां सरकार सीधे किसानों यानी रैयत से लगान तय करती थी। यहाँ भी दरें बहुत ऊंची थीं। उत्तर भारत में महलवाड़ी व्यवस्था थी, जहां पूरे गांव या महल से इकट्ठा लगान तय होता था। यानी कुल मिला के किसान बुरी तरह पिस रहा था। बिल्कुल, किसान गरीब से और गरीब होता गया, कर्ज में डूबता गया। प्रशासन और कानून व्यवस्था में क्या बदलाव हुए? सिविल सेवा, नई अदालतें? कॉर्नवालिस ने ही सिविल सेवा की भी शुरुआत की, जिसे अंग्रेज स्टील फ्रेम यानी फौलादी ढांचा कहते थे। ये काफी कुशल थी, पर इसमें ऊंचे पद सिर्फ अंग्रेजों के लिए रिजर्व थे। भारतीयों को जानबूझकर बाहर रखा गया, उन पर भरोसा नहीं किया जाता था। अच्छा। एक नई न्याय व्यवस्था भी बनाई गई। कानून का राज, कानून के सामने सब बराबर, ये सिद्धांत लाए गए। सुनने में बहुत अच्छा है, पर असलियत में ये कानून व्यवस्था बहुत महंगी थी, बहुत धीमी थी और अक्सर अंग्रेजों का ही पक्ष लेती थी। यूरोपियों के लिए तो अलग अदालतें और नरम कानून थे। यानी बराबरी सिर्फ कहने के लिए थी। काफी हद तक। और क्या, अंग्रेजों ने भारत के समाज और संस्कृति में भी दखल दिया। शुरुआत में तो वो बचते थे, उन्हें डर था कि इससे लोग भड़क जाएंगे। लेकिन 19वीं सदी में खासकर ब्रिटेन में जो सुधारवादी और ईसाई मिशनरी लॉबी थी, उसके दबाव में उन्होंने कुछ कदम उठाए।
जैसे सती प्रथा का अंत? हाँ, 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा पर कानूनी रोक लगाई। ये एक बहुत बड़ा कदम था। फिर 1856 में विधवा पुनर्विवाह को कानूनी मान्यता मिली। पर क्या ये सिर्फ अंग्रेजों ने किया या इसमें भारतीयों की भी भूमिका थी? नहीं, इसमें राजा राम मोहन राय सती प्रथा के खिलाफ और ईश्वर चंद्र विद्यासागर विधवा पुनर्विवाह के लिए जैसे भारतीय समाज सुधारकों का बहुत बड़ा योगदान था। उन्होंने लगातार आवाज उठाई, सरकार पर दबाव बनाया। और शिक्षा के क्षेत्र में मैकाले का नाम बहुत आता है। हाँ, शिक्षा नीति पर काफी बहस चली कि भारत में किस तरह की शिक्षा दी जाए, पारंपरिक भारतीय या पश्चिमी अंग्रेजी। आखिरकार 1835 में लॉर्ड मैकाले के मशहूर मिनट के बाद ये फैसला हुआ कि अंग्रेजी शिक्षा को ही बढ़ावा दिया जाएगा। और इसका मकसद क्या था? मैकाले ने साफ कहा था कि मकसद है ऐसे भारतीय तैयार करना जो रंग और खून से तो भारतीय हों, पर सोच, पसंद और नैतिकता में अंग्रेज हों। असल मकसद था प्रशासन चलाने के लिए सस्ते क्लर्क तैयार करना। अच्छा। बाद में 1854 में वुड्स डिस्पैच आया, जिसने यूनिवर्सिटी स्तर तक पश्चिमी शिक्षा के प्रसार की एक पूरी योजना बनाई। रेलवे और टेलीग्राफ का विकास भी इसी दौर में हुआ। हाँ, इसे तो अंग्रेज अपनी बड़ी देन मानते हैं। देन तो थी, लेकिन इसका भी मुख्य मकसद क्या था? भारत का विकास नहीं, मुख्य मकसद था भारत के कोने कोने से कच्चा माल बंदरगाहों तक पहुंचाना, ब्रिटेन का तैयार माल अंदरूनी बाजारों तक ले जाना और जरूरत पड़ने पर सेना को तेजी से कहीं भी भेजना, यानी अंग्रेजों के अपने प्रशासनिक, व्यापारिक और फौजी हित साधना। तो ये सारी नीतियां आर्थिक शोषण, राजनीतिक बेदखली, प्रशासन में भेदभाव, सामाजिक धार्मिक मामलों में दखल की कोशिश और ये नस्लीय श्रेष्ठता का भाव, क्या यही सब मिलकर 1857 के विद्रोह का कारण बनी? उसके पीछे ब्रिटिश राज के खिलाफ पिछले 100 सालों से जमा हो रहा गुस्सा और असंतोष था। किसानों की बर्बादी, कारीगरों की बेरोजगारी, पुराने जमींदारों और रजवाड़ों का छिन जाना, भारतीयों को ऊंचे पदों से दूर रखना, अंग्रेजों का खुद को भारतीयों से बेहतर समझना, उनका तौर तरीका, उनका धर्म, ये सब कारण थे। लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, और खासकर अवध के विलय का इसमें क्या रोल था? डलहौजी की जो विलय नीति थी कि अगर किसी राजा का अपना बेटा नहीं है तो गोद लिए बेटे को उत्तराधिकार नहीं मिलेगा और रियासत कंपनी के राज में मिला ली जाएगी। इसने कई शासक परिवारों को बहुत नाराज किया। झांसी, सतारा, नागपुर, कई रियासतें ऐसी ही हड़प ली गईं। हाँ, झांसी की रानी का गुस्सा तो इसी वजह से था। जी, और फिर 1856 में अवध तो अंग्रेजों का वफादार सहयोगी था, लेकिन डलहौजी ने कुशासन का बहाना बनाकर उसे भी ब्रिटिश राज में मिला लिया। इसका क्या असर हुआ? इसका बहुत गहरा असर हुआ, क्योंकि कंपनी की बंगाल आर्मी में ज्यादातर सिपाही अवध के ही थे। उनके मन में अपने नवाब के अपमान और अपने घर परिवार की चिंता बैठ गई। साथ ही ईसाई मिशनरियों की गतिविधियां बढ़ रही थी। स्कूलों में बाइबल पढ़ाई जा रही थी, सती प्रथा बंद हुई थी, विधवा पुनर्विवाह कानून बना था। इन सब से कुछ लोगों को, खासकर रूढ़िवादी तबके को, लगने लगा था कि अंग्रेज उनका धर्म भ्रष्ट करना चाहते हैं। और फिर वो चिंगारी भड़की चर्बी वाले कारतूसों से। हाँ, वो तात्कालिक कारण बना। नई एनफील्ड राइफल आई थी, उसके कारतूसों को लोड करने से पहले दांतों से काटना पड़ता था, और ये अफवाह तेजी से फैली कि इन कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी लगी हुई है। ये तो हिंदू और मुसलमान दोनों सिपाहियों के लिए बहुत बड़ी बात थी। बिल्कुल, उनकी धार्मिक भावनाओं को सीधी चोट थी ये। और 10 मई 1857 को मेरठ छावनी में सिपाहियों ने इन कारतूसों को इस्तेमाल करने से मना कर दिया, अपने अफसरों पर हमला किया, जेल तोड़कर अपने साथियों को छुड़ाया और दिल्ली की तरफ कूच कर दिया। दिल्ली जाकर उन्होंने क्या किया? दिल्ली पहुंचकर उन्होंने लाल किले पर कब्जा किया और बूढ़े मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को, जो बस नाम के बादशाह थे, उन्हें अपना नेता और हिंदुस्तान का शहंशाह घोषित कर दिया। क्या ये सिर्फ एक सैनिक विद्रोह था या इसमें आम लोगों ने भी हिस्सा लिया? नहीं, ये सिर्फ सैनिक विद्रोह बनकर नहीं रहा, बहुत जल्दी ये एक बड़े जन विद्रोह में बदल गया। दिल्ली, अवध, रोहेलखंड, बुंदेलखंड, मध्य भारत, बिहार, इन इलाकों में सिपाहियों के साथ साथ आम जनता ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जमींदार, किसान, तालुकदार, कारीगर, मौलवी, पंडित सब शामिल हुए। ये तो बड़ी बात है। और ये हिंदू मुस्लिम एकता का भी एक जबरदस्त नजारा था।
बहादुर शाह जफर को नेता माना गया, नाना साहब के साथ अजीमुल्ला खान थे, रानी लक्ष्मीबाई के साथ उनके तोपची मुसलमान थे। हाँ, रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहब, तात्या टोपे, बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह, ये नाम आज भी याद किए जाते हैं। बिल्कुल। इन सब नेताओं ने बड़ी बहादुरी से अपने अपने इलाकों में अंग्रेजों का मुकाबला किया। लेकिन फिर भी इतना बड़ा विद्रोह आखिर कामयाब क्यों नहीं हो पाया? इसके कई कारण थे। एक तो ये विद्रोह पूरे देश में नहीं फैल पाया। दक्षिण भारत काफी हद तक शांत रहा, पंजाब और बंगाल का भी बड़ा हिस्सा अलग रहा। अच्छा। दूसरा, सभी वर्गों का साथ नहीं मिला। कई बड़े रजवाड़े जैसे सिंधिया, होलकर, निजाम और बहुत सारे बड़े जमींदार वो अंग्रेजों के वफादार बने रहे। पढ़े लिखे मध्यम वर्ग ने भी ज्यादातर दूरी बनाए रखी। तीसरा, विद्रोहियों के पास कोई एक सर्वमान्य नेता नहीं था, कोई स्पष्ट योजना नहीं थी, संगठन और तालमेल की भारी कमी थी। उनके हथियार भी अंग्रेजों के मुकाबले पुराने थे, जबकि अंग्रेजों के पास बेहतर सेना थी, बेहतर हथियार थे, बेहतर सेनापति थे। और सबसे बड़ी बात, उनके पास रेलवे और टेलीग्राफ जैसी आधुनिक संचार व्यवस्था थी, जिससे वो तेजी से सूचना भेज सकते थे और सेनाएं मूव कर सकते थे। तो विद्रोह को कुचल दिया गया। इसके बाद क्या बड़े बदलाव आए? सुना है कंपनी का राज खत्म हो गया? हाँ, ये सबसे बड़ा और सीधा नतीजा था। 1858 में ब्रिटिश संसद ने एक कानून पास करके भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से छीन लिया और सीधे ब्रिटिश क्राउन यानी महारानी विक्टोरिया के अधीन कर दिया। अब भारत पर सीधे लंदन से शासन होना था। और क्या बदलाव हैं? सेना का पुनर्गठन किया गया। उसमें भारतीय सैनिकों की संख्या कम करके यूरोपीय सैनिकों की संख्या बढ़ाई गई। खासकर तोपखाना पूरी तरह अंग्रेजों के हाथ में रखा गया और सेना में फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई गई। रेजिमेंटों को जाति और धर्म के आधार पर बांटा गया ताकि वो फिर से एकजुट ना हो सकें। और रिजवाड़ों के प्रति नीति बदली? हाँ, डलहौजी की विलय नीति छोड़ दी गई। रजवाड़ों को भरोसा दिलाया गया कि अब उनकी रियासतें छीनी नहीं जाएंगी अगर वो क्राउन के प्रति वफादार रहेंगे। उन्हें एक तरह से अंग्रेजों का जूनियर पार्टनर बना लिया गया। लेकिन साथ ही अंग्रेजों ने हिंदू और मुसलमानों के बीच जो एकता विद्रोह में दिखी थी, उससे वो डर गए। अब उन्होंने जानबूझकर दोनों समुदायों के बीच शक और दूरी बढ़ाने की नीति अपनाई। फूट डालो और राज करो अब उनकी सरकारी नीति का एक अहम हिस्सा बन गई। तो 1857 के बाद भारतीय राष्ट्रवाद की भावना और तेजी से बढ़ी होगी। बिल्कुल, इसके कई कारण थे। एक तो अब ब्रिटिश शासन का असली चेहरा सबके सामने आ गया था। वो एक विदेशी शासन था जो भारत का शोषण कर रहा था। ये भावना सब भारतीयों में समान थी। एक साझा दुश्मन मिल गया। हाँ। दूसरा, अंग्रेजों ने अपने फायदे के लिए ही सही, पर पूरे देश को एक प्रशासन, एक कानून, रेलवे, डाक तार से जोड़ा। इससे भी लोगों में एक दूसरे से जुड़ने और एक होने की भावना बढ़ी। तीसरा, पश्चिमी शिक्षा। इसने भारतीयों को लोकतंत्र, आजादी, राष्ट्रवाद जैसे नए विचारों से परिचित कराया। और प्रेस की क्या भूमिका रही? प्रेस और साहित्य की बहुत बड़ी भूमिका थी। भारतीय भाषाओं में अखबार निकलने लगे जिन्होंने सरकारी नीतियों की आलोचना की और लोगों में राजनीतिक चेतना जगाई। भारत के गौरवशाली अतीत को फिर से खोजा गया, जिससे लोगों में आत्मविश्वास बढ़ा। और आखिर में अंग्रेजों का भारतीयों के साथ जो नस्लीय भेदभाव और घमंड भरा बर्ताव था, उसने भी लोगों को एकजुट होने पर मजबूर किया। और इसी माहौल में 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। जी, एक रिटायर्ड अंग्रेज सिविल सर्वेंट थे, A.O. ह्यूम। उनकी पहल पर बंबई में कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ। शुरुआत में कांग्रेस के नेता कैसे थे? उनकी मांगे क्या थीं? शुरुआती नेताओं को उदारवादी मॉडरेट्स कहा जाता है, जैसे दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी। ये ज्यादातर पढ़े लिखे वकील, पत्रकार, बुद्धिजीवी लोग थे और वो ब्रिटिश शासन के खिलाफ नहीं थे। वो मानते थे कि ब्रिटिश राज भारत के लिए अच्छा है, बस उसमें कुछ सुधारों की जरूरत है। अच्छा, क्या मांगे थी उनकी? उनकी मांगे काफी नरम थीं, जैसे प्रशासन में भारतीयों की ज्यादा हिस्सेदारी हो, सिविल सेवा परीक्षा भारत में भी हो, विधान परिषदों में चुने हुए भारतीय सदस्य ज्यादा हों, सैनिक खर्च कम किया जाए, नमक टैक्स हटाया जाए। वो अपनी मांगे अर्जियों, याचिकाओं, प्रतिनिधि मंडलों के जरिए सरकार तक पहुंचाते थे। इसे संवैधानिक आंदोलन कहा गया। लेकिन क्या सभी कांग्रेसी नेता इन नरम तरीकों से सहमत थे? नहीं,
20वीं सदी की शुरुआत होते होते कांग्रेस के अंदर ही एक नया गुट उभरने लगा, जो इन तरीकों को राजनीतिक भिक्षावृत्ति कहता था। इन्हें गरम दल या उग्रवादी कहा गया। हाँ, इनके मुख्य नेता थे महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक, पंजाब में लाला लाजपत राय और बंगाल में बिपिन चंद्र पाल। इन्हें लाल बाल पाल की तिकड़ी कहा जाता था। अरबिंदो घोष भी एक प्रमुख नेता थे। इनकी सोच क्या अलग थी? ये लोग ब्रिटिश राज में सुधार नहीं चाहते थे, बल्कि स्वराज चाहते थे। तिलक ने नारा दिया, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ये लोग आम जनता को आंदोलन से जोड़ना चाहते थे, बहिष्कार और स्वदेशी जैसे तरीके अपनाना चाहते थे। और 1905 में बंगाल के बंटवारे ने इस गरम दल को और मजबूत किया। बिल्कुल। लॉर्ड कर्जन ने जब प्रशासनिक सुविधा का बहाना बनाकर बंगाल को हिंदू बहुल पश्चिमी बंगाल और मुस्लिम बहुल पूर्वी बंगाल में बांट दिया, तो इसका जबरदस्त विरोध हुआ। इसके खिलाफ जो स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन चला, वो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का पहला बड़ा जन आंदोलन था। इसमें क्या हुआ? लोगों ने विदेशी कपड़ों की होली जलाई, विदेशी सामान का बहिष्कार किया, राष्ट्रीय शिक्षा के लिए स्कूल कॉलेज खोले, स्वदेशी उद्योगों को बढ़ावा दिया। इस आंदोलन ने राष्ट्रवाद की भावना को घर घर तक पहुंचाया और गरम दल के नेताओं का प्रभाव बहुत बढ़ गया। इसी दौरान क्या क्रांतिकारी गतिविधियां भी शुरू हुई और मुस्लिम लीग भी बनी? हाँ, आंदोलन के साथ साथ बंगाल, महाराष्ट्र, पंजाब में कुछ निराश और जोशीले युवाओं ने हिंसा का रास्ता भी अपनाया। अंग्रेज अफसरों पर हमले किए, बम फेंके, इन्हें क्रांतिकारी आतंकवादी कहा गया। दूसरी तरफ 1906 में ढाका में नवाब सलीमुल्लाह खान जैसे कुछ मुस्लिम नेताओं ने अंग्रेजों के प्रोत्साहन से मुस्लिम लीग की स्थापना की। इसका मकसद क्या था? उनका कहना था कि कांग्रेस सिर्फ हिंदुओं की नुमाइंदगी करती है और मुसलमानों के हितों की रक्षा के लिए एक अलग संगठन जरूरी है। अंग्रेजों ने इस फूट को हवा दी और 1909 के मॉर्ले मिंटो सुधारों में उन्होंने मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन मंडल, सेपरेट इलेक्टोरेट्स बना दिया। इसका क्या मतलब था, अलग निर्वाचन मंडल? इसका मतलब था कि कुछ सीटें सिर्फ मुसलमानों के लिए आरक्षित कर दी गई और उन सीटों के लिए वोट भी सिर्फ मुसलमान ही दे सकते थे। ये भारतीय राजनीति में सांप्रदायिकता का जहर घोलने वाला एक बहुत खतरनाक कदम था। इसने फूट डालो और राज करो की नीति को संस्थागत रूप दे दिया। फिर पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ 1914-18। उस दौरान क्या हुआ? विश्व युद्ध के दौरान तिलक और एक आयरिश महिला थीं, एनी बेसेंट, उन्होंने होम रूल लीग आंदोलन चलाया। वो आयरलैंड की तरह भारत के लिए भी स्वशासन, होम रूल की मांग कर रहे थे। 1916 में एक अच्छी बात यह हुई कि कांग्रेस के नरम दल और गरम दल फिर से एक हो गए और कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच भी लखनऊ में एक समझौता हुआ। कुछ समय के लिए हिंदू मुस्लिम एकता बढ़ी। लेकिन युद्ध खत्म होने के बाद अंग्रेजों का रवैया तो नहीं बदला? बिल्कुल नहीं। युद्ध में भारतीय सैनिकों ने बड़ा बलिदान दिया था। लोगों को उम्मीद थी कि इसके बदले कुछ अधिकार मिलेंगे, लेकिन अंग्रेजों ने सुधारों के नाम पर दिया रॉलेट एक्ट 1919 में। ये क्या था रॉलेट एक्ट? ये एक काला कानून था। इसके तहत सरकार किसी भी भारतीय को सिर्फ शक के आधार पर बिना मुकदमा चलाए अनिश्चित काल के लिए जेल में डाल सकती थी। इसे बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील का कानून कहा गया। इसके खिलाफ तो जबरदस्त गुस्सा फूटा होगा। हाँ, पूरे देश में हड़तालें हुई, प्रदर्शन हुए और इसी विरोध के दौरान पंजाब में वो भयानक घटना हुई, जलियांवाला बाग हत्याकांड। 13 अप्रैल 1919। हाँ अमृतसर। जी। बैसाखी का दिन था। जलियांवाला बाग में हजारों लोग, मर्द, औरतें, बच्चे, रॉलेट एक्ट के विरोध में शांतिपूर्ण सभा कर रहे थे। तभी जनरल डायर अपनी फौज लेकर वहां पहुंचा, बाग से निकलने का एकमात्र रास्ता बंद कर दिया और बिना किसी चेतावनी के निहत्थी भीड़ पर गोलियां चलाने का हुक्म दे दिया। गोलियां तब तक चलती रहीं जब तक खत्म नहीं हो गईं। सैकड़ों लोग मारे गए, हजारों घायल हुए। इस नरसंहार ने पूरे देश को, पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। अंग्रेजी राज का जो थोड़ा बहुत नैतिक दावा बचा था वो भी खत्म हो गया। और इसी पृष्ठभूमि में महात्मा गांधी राष्ट्रीय आंदोलन के सबसे बड़े नेता बनकर उभरे। बिल्कुल। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह का सफल प्रयोग करके भारत आ चुके थे। चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद में वो किसानों और मजदूरों के लिए लड़ चुके थे।
जलियांवाला बाग ने उन्हें ब्रिटिश न्यायप्रियता से पूरी तरह मोह भंग कर दिया और अब वो राष्ट्रीय आंदोलन की बागडोर संभालने के लिए तैयार थे। गांधी जी के आने से आंदोलन का तरीका कैसे बदला? उनका सत्याग्रह क्या था? गांधी जी ने आंदोलन को एक नया दर्शन और एक नया तरीका दिया, सत्य और अहिंसा पर आधारित सत्याग्रह। उनका मानना था कि अन्याय का मुकाबला शारीरिक बल से नहीं बल्कि आत्मिक बल से, सच्चाई पर डटे रहकर और कष्ट सहकर करना चाहिए। हिंसा का रास्ता वो बिल्कुल गलत मानते थे। और उन्होंने पहला बड़ा आंदोलन कौन सा चलाया? असहयोग आंदोलन। हाँ, 1920 में उन्होंने असहयोग आंदोलन शुरू किया। इसका मतलब था अंग्रेजी सरकार से हर तरह का सहयोग वापस लेना, सरकारी नौकरियां छोड़ना, स्कूल कॉलेज का बहिष्कार करना, अदालतें छोड़ना, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करना, सरकारी उपाधियां लौटाना। और इसे खिलाफत आंदोलन से भी जोड़ा गया? जी, उस समय तुर्की के खलीफा को अंग्रेजों ने अपमानित किया था, जिससे भारत के मुसलमान नाराज थे। गांधी जी ने उनके खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया और उसे असहयोग आंदोलन से जोड़ दिया। इससे हिंदू मुस्लिम एकता बहुत मजबूत हुई और आंदोलन को एक जबरदस्त ताकत मिली। तो ये आंदोलन बहुत सफल रहा होगा? हाँ, ये पहली बार था कि आज़ादी का आंदोलन सिर्फ शहरों और पढ़े लिखे लोगों तक सीमित नहीं रहा, ये गांव तक फैला। किसान, मजदूर, छात्र, महिलाएं सब बड़ी संख्या में इसमें शामिल हुए। इसने आंदोलन को सही मायने में एक जन आंदोलन बना दिया। लेकिन फिर चौरी चौरा की घटना हुई और गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया। ये थोड़ा चौंकाने वाला था। हाँ, कई लोगों को, जिनमें नेहरू और बोस जैसे नेता भी शामिल थे, गांधी जी का ये फैसला पसंद नहीं आया। हुआ ये कि फरवरी 1922 में उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा नाम के गांव में गुस्साई भीड़ ने एक पुलिस थाने में आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिस वाले मारे गए। गांधी जी हिंसा की इस घटना से बहुत दुखी हुए। उन्हें लगा कि लोग अभी अहिंसक आंदोलन के लिए पूरी तरह तैयार नहीं हैं और उन्होंने फौरन आंदोलन वापस लेने का ऐलान कर दिया। इसके बाद क्या हुआ? आंदोलन थम गया? आंदोलन तो थम गया, पर राष्ट्रवाद की भावना नहीं थमी। कांग्रेस के अंदर ही मोतीलाल नेहरू और CR दास जैसे नेताओं ने स्वराज पार्टी बनाई और चुनाव लड़कर परिषदों के अंदर जाकर सरकार का विरोध करने की रणनीति अपनाई। दूसरी तरफ भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, राजगुरु जैसे युवाओं ने क्रांतिकारी रास्ता अपनाया। उन्होंने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA बनाई। हाँ, उनका बलिदान आज भी प्रेरणा देता है। बिल्कुल। उन्होंने सरकारी खजाना लूटा, काकुरी कांड, अंग्रेज अफसरों को मारा, सौंडर्स हत्याकांड, असेंबली में बम फेंका, सिर्फ आवाज करने के लिए। उनका मकसद था बहरे कानों तक अपनी आवाज पहुंचाना और देश के युवाओं में जोश भरना। फिर साइमन कमीशन का बहिष्कार हुआ? हाँ, 1927 में अंग्रेजों ने भारत के लिए संवैधानिक सुधारों पर विचार करने के लिए सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक कमीशन बनाया, लेकिन इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। सारे सदस्य अंग्रेज थे। ये तो अपमानजनक था। बिल्कुल। इसका पूरे देश में जबरदस्त विरोध हुआ। साइमन गो बैक के नारे लगे। लाहौर में विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व करते हुए लाला लाजपत राय पुलिस की लाठियों से बुरी तरह घायल हुए और बाद में उनकी मृत्यु हो गई। इसी के बाद कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया। जी, लाला जी की मौत के गुस्से के बीच दिसंबर 1929 में लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की। यहीं पर ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पास किया गया। यानी अब लक्ष्य डोमिनियन स्टेटस नहीं बल्कि पूरी आज़ादी था। और 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। और फिर गांधी जी ने अपना अगला बड़ा आंदोलन शुरू किया, सविनय अवज्ञा आंदोलन, दांडी मार्च से। हाँ, 1930 में गांधी जी ने वाइसराय लॉर्ड इरविन के सामने 11 मांगे रखीं, जिनमें नमक टैक्स खत्म करना भी शामिल था। जब सरकार ने मांगे नहीं मानी तो गांधी जी ने नमक कानून तोड़ने का फैसला किया। 12 मार्च 1930 को उन्होंने अपने 78 साथियों के साथ साबरमती आश्रम से दांडी समुद्र तट तक की प्रसिद्धि यात्रा शुरू की। हाँ, वो तस्वीर तो आज भी याद है। जी, 24 दिन चलकर वो दांडी पहुंचे और वहां समुद्र के पानी से नमक बनाकर ब्रिटिश कानून तोड़ा। ये सविनय अवज्ञा आंदोलन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत थी। इसमें क्या क्या हुआ? पूरे देश में लोगों ने नमक कानून तोड़ा, विदेशी कपड़ों और शराब की दुकानों पर धरने दिए, टैक्स देने से मना कर दिया, सरकारी कर्मचारियों ने इस्तीफे दिए
महिलाओं ने इस आंदोलन में अभूतपूर्व संख्या में भाग लिया। सरकार ने दमन का रास्ता अपनाया। गांधी जी समेत हजारों लोगों को जेल में डाल दिया गया। फिर गोलमेज सम्मेलन हुए लंदन में? हाँ, सरकार ने बातचीत की कोशिश की। 3 गोलमेज सम्मेलन हुए 1930-32। गांधी जी सिर्फ दूसरे सम्मेलन में शामिल हुए, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। इसी बीच डॉक्टर अंबेडकर ने दलितों के लिए अलग निर्वाचन मंडल की मांग उठाई, जिसे गांधी जी ने हिंदू समाज को बांटने वाला कदम माना और आमरण अनशन किया। बाद में पूना पैक्ट हुआ, जिसमें दलितों के लिए सीटें आरक्षित की गई, पर संयुक्त निर्वाचन मंडल के तहत। इसके बाद 1935 का भारत सरकार अधिनियम आया। ये क्या था? अरे, अब चुने हुए भारतीय मंत्रियों के प्रति ज्यादा जिम्मेदार थीं। केंद्र में एक अखिल भारतीय संघ बनाने का प्रस्ताव था, हालांकि वो लागू नहीं हो पाया। क्या कांग्रेस ने इसके तहत चुनाव लड़े? हाँ, कांग्रेस ने पहले आलोचना की, पर फिर 1937 में प्रांतीय चुनाव लड़े और उन्हें जबरदस्त सफलता मिली। 11 में से 7 प्रांतों में कांग्रेस ने अपनी सरकारें बनाई। इन सरकारों ने कैसा काम किया? उन्होंने लगभग 28 महीने शासन किया और कुछ अच्छे काम करने की कोशिश की। किसानों को राहत दी, नागरिक स्वतंत्रता बहाल की, शिक्षा और स्वास्थ्य पर ध्यान दिया। लेकिन उनके पास अधिकार सीमित थे और गवर्नर के पास अभी भी काफी ताकत थी। और फिर दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया 1939। हाँ, और वायसराय ने बिना भारतीय नेताओं से पूछे भारत को भी युद्ध में शामिल घोषित कर दिया। कांग्रेस ने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि एक गुलाम देश किसी दूसरे देश की आजादी की लड़ाई में कैसे मदद कर सकता है। उन्होंने क्या मांग की? उन्होंने मांग की कि अंग्रेज युद्ध के बाद भारत की पूर्ण आजादी का वादा करें, तभी भारत युद्ध में सहयोग करेगा। जब अंग्रेजों ने ये मांग नहीं मानी तो कांग्रेस सरकारों ने अक्टूबर-नवंबर 1939 में इस्तीफा दे दिया। युद्ध के दौरान क्या हुआ? क्रिप्स मिशन आया। हाँ, युद्ध में जब जापान तेजी से आगे बढ़ रहा था और भारत पर हमले का खतरा था, तो अंग्रेजों पर अमेरिका और चीन का दबाव पड़ा कि वो भारतीयों का सहयोग हासिल करें। 1942 में सर स्टैफोर्ड क्रिप्स एक प्रस्ताव लेकर भारत आए। उसमें युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन स्टेटस देने और संविधान सभा बनाने की बात थी। लेकिन इसे क्यों ठुकरा दिया गया? कांग्रेस ने इसे इसलिए ठुकरा दिया क्योंकि इसमें पूर्ण आजादी की बात नहीं थी और प्रांतों को भारत से अलग होने का अधिकार दिया गया था, जो बंटवारे का रास्ता खोलता था। गांधी जी ने इसे पोस्ट डेटेड चेक कहा। मुस्लिम लीग ने भी इसे ठुकरा दिया क्योंकि इसमें पाकिस्तान की मांग साफ तौर पर नहीं मानी गई थी। क्रिप्स मिशन फेल होने के बाद ही भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। जी, क्रिप्स मिशन की असफलता और जापानी हमले के बढ़ते खतरे के बीच गांधी जी को लगा कि अब अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए मजबूर करने का समय आ गया है। अगस्त 1942 में बंबई में कांग्रेस ने भारत छोड़ो क्विट इंडिया प्रस्ताव पास किया। गांधी जी ने करो या मरो, डू और डाई का नारा दिया। ये आंदोलन कैसा था? ये एक बहुत बड़ा स्वतः स्फूर्त जन विद्रोह था। गांधी जी और सारे बड़े नेताओं को आंदोलन शुरू होते ही गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद जनता ने खुद आंदोलन संभाला। हड़तालें हुई, प्रदर्शन हुए, सरकारी इमारतों पर हमले हुए, रेलवे लाइनें उखाड़ी गई, कई जगहों पर लोगों ने अपनी सरकारें बना लीं। ये आंदोलन काफी हिंसक भी हो गया था। और सरकार की प्रतिक्रिया? सरकार ने इसे बड़ी बेरहमी से कुचल दिया। गोलियां चलीं, लाठीचार्ज हुए, हजारों लोग मारे गए, लाखों को जेल में डाल दिया गया। इसी समय सुभाष चंद्र बोस भी सक्रिय थे, आजाद हिंद फौज। हाँ, सुभाष चंद्र बोस 1941 में नजरबंदी से भागकर जर्मनी और फिर जापान पहुंच गए थे। वहां उन्होंने रास बिहारी बोस और कैप्टन मोहन सिंह द्वारा बनाई गई आजाद हिंद फौज, इंडियन नेशनल आर्मी (INA) का नेतृत्व संभाला। उन्होंने सिंगापुर में आजाद भारत की अस्थायी सरकार बनाई और दिल्ली चलो का नारा दिया। क्या INA भारत तक पहुंच पाई? हाँ, INA ने जापानी सेना के साथ मिलकर बर्मा के रास्ते भारत पर हमला किया और इम्फाल और कोहिमा तक पहुंच गई। लेकिन फिर जापान की हार होने लगी, मौसम खराब हो गया, रसद की कमी हो गई और उन्हें पीछे हटना पड़ा। हालांकि INA सैन्य रूप से सफल नहीं हुई, पर उनके बलिदान और देशभक्ति ने भारत में राष्ट्रवाद की लहर को और तेज कर दिया। बाद में जब INA के अफसरों पर दिल्ली के लाल किले में मुकदमा चला, तो पूरा देश उनके समर्थन में खड़ा हो गया था। युद्ध खत्म होने के बाद 1945 आजादी की बातचीत फिर तेज हुई होगी? हाँ, युद्ध के बाद ब्रिटेन में क्लेमेंट एटली के नेतृत्व में लेबर पार्टी की सरकार बनी, जो भारत को आजाद करने के पक्ष में थी।
1946 में ब्रिटिश सरकार ने 3 कैबिनेट मंत्रियों का एक दल भारत भेजा, जिसे कैबिनेट मिशन कहा गया। इसका क्या मकसद था? इसका मकसद था भारत की आज़ादी और सत्ता हस्तांतरण की योजना बनाना और भारतीय नेताओं के साथ मिलकर एक अंतरिम सरकार और संविधान सभा का गठन करना। मिशन ने भारत को अविभाजित रखने का प्रस्ताव दिया, जिसमें प्रांतों को काफी स्वायत्तता मिलती। लेकिन क्या? लेकिन कांग्रेस और मुस्लिम लीग, खासकर पाकिस्तान की मांग पर सहमत नहीं हो पाए। जिन्ना के नेतृत्व में लीग ने कैबिनेट मिशन योजना को पहले स्वीकार किया, फिर अस्वीकार कर दिया और 16 अगस्त 1946 को लीग ने पाकिस्तान बनाने के लिए सीधी कार्रवाई, डायरेक्ट एक्शन डे का ऐलान कर दिया। इसका नतीजा क्या हुआ? इसका नतीजा भयानक हुआ। कलकत्ता में भीषण सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे, जिसमें हजारों लोग मारे गए। ये हिंसा फिर नोआखली, बिहार, पंजाब तक फैल गई। पूरा देश सांप्रदायिक आग में जलने लगा। तो क्या बंटवारा अब टाला नहीं जा सकता था? हालात बहुत ज्यादा बिगड़ चुके थे। ऐसा लग रहा था कि देश गृह युद्ध की तरफ बढ़ रहा है। फरवरी 1947 में एटली ने घोषणा की कि ब्रिटेन जून 1948 तक भारत छोड़ देगा और उन्होंने लॉर्ड माउंटबेटन को नया वाइसराय बनाकर भेजा ताकि सत्ता का हस्तांतरण शांति से हो सके। माउंटबेटन ने क्या किया? माउंटबेटन ने तेजी से हालात का जायजा लिया। उन्होंने पाया कि कांग्रेस और लीग के बीच समझौता नामुमकिन है और बंटवारे के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है अगर देश को गृह युद्ध से बचाना है। उन्होंने कांग्रेस के नेताओं नेहरू, पटेल को भी इसके लिए मना लिया। हालांकि गांधी जी आखिर तक बंटवारे के खिलाफ थे। 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना सामने आई, जिसमें भारत के बंटवारे, भारत और पाकिस्तान की बात थी। और इसे मान लिया गया? हाँ, कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने इसे मंजूर कर लिया। पंजाब और बंगाल का भी बंटवारा होना था और देसी रियासतों को भारत या पाकिस्तान में शामिल होने या आज़ाद रहने का विकल्प दिया गया। और फिर 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हो गया। लेकिन ये आज़ादी बंटवारे की एक भयानक त्रासदी के साथ आई। लाखों लोग मारे गए, करोड़ों लोग बेघर हुए। इतिहास का शायद सबसे बड़ा विस्थापन हुआ। तो ये थी आधुनिक भारतीय इतिहास की एक झलक। मुगल साम्राज्य के पतन से लेकर यूरोपीय शक्तियों के आगमन, ब्रिटिश राज की स्थापना, शोषण, संघर्ष, राष्ट्रवाद का उदय और आखिरकार आज़ादी और बंटवारा। एक लंबी, उतार चढ़ाव भरी कहानी। हाँ, और ये कहानी हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करती है। इतिहास में लिए गए फैसले, की गई गलतियां, दिखाई गई हिम्मत, इन सब का असर आज भी हम पर है। क्या होता अगर 18वीं सदी में भारतीय शासक ज्यादा एकजुट होते? क्या होता अगर अंग्रेजों की नीतियां थोड़ी कम शोषणकारी होती? क्या बंटवारा टाला जा सकता था? ये सवाल हमें इतिहास से सीखने में मदद करते हैं। बिल्कुल। इतिहास सिर्फ अतीत की कहानी नहीं है, ये वर्तमान को समझने और भविष्य को गढ़ने की कुंजी भी है। और शायद हमारे श्रोता इस पर विचार कर सकते हैं कि आज़ादी के बाद भारत ने उपनिवेशवाद और बंटवारे की इस मुश्किल विरासत का सामना कैसे किया। एक नया राष्ट्र बनाने की चुनौतियां क्या थीं? लोकतंत्र को मजबूत करना, आर्थिक विकास करना, सामाजिक न्याय लाना। और इनमें से कौन सी चुनौतियां आज भी हमारे सामने हैं? ये सोचने के लिए बहुत अहम मुद्दे हैं। खैर, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आधुनिक भारतीय इतिहास की ये यात्रा आपके लिए उपयोगी रही होगी। अगली बार फिर मिलेंगे द डीप डाइव में एक और विषय की गहरी पड़ताल के साथ। नमस्कार। नमस्कार।